अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिस्कवरिंग पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो है वो हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल के हवाले से जो है वो एक और मेहमान मौजूद हैं। हम पहले भी इस इंडस्ट्री से काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट कर चुके हैं और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आए हैं। तो वी हैव गॉट CCO ऑफ दवागो, अदील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अर्शद। सर सबसे पहले तो काफ़ी आपकी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। प्रोफेशनल जर्नी की बात करूं और देखें कि कहाँ से कहाँ तक आए, तो आपकी पैदाइश कराची से थी या फिर लाहौर में? नहीं जी, मैं आई हैव बीन थ्रू आउट पाकिस्तान। सो पैदाइश तो एक जगह से ही है। सो बाय बर्थ आई एम फ्रॉम क्वेटा। माय फादर यूज्ड टू वर्क फॉर पब्लिक सर्विस। अच्छा। सो उनका 30-40 इयर्स का जो टोटल सर्विस करियर है वो क्वेटा में था। तो अर्ली एजुकेशन और जितनी भी चाइल्डहुड है वो सारा क्वेटा में गुजरा। देन कुछ साल जो है वो साउथ पंजाब में गुजारे हमने। देन सेटल्ड इन लाहौर। सो प्राइमरीली आई एम बेस्ड इन लाहौर। बट मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा खाना बदोश रहा हूँ। सो born and raised in Quetta, then Multan, then Lahore. फिर in a couple of years I worked in Islamabad. So in Islamabad and from last 6 years in Karachi. काफ़ी डिफरेंट वो नहीं रहा है? एक मैं देखूँ सर्द पहाड़ी इलाकों से आप लाहौर की गर्मी से फिर कराची सख्त तरीन गर्मी में आ गए। सो ये रहा है स्पेशली व्हेन यू बॉर्न रेज इन सिटीज और एरियाज लाइक क्वेटा, जहाँ पे हम -14 देख चुके थे। देन द मोस्ट हॉट एरिया इन टर्म्स ऑफ वेदर मुल्तान में कुछ ऐसा रहा है, लाहौर में एंड ट्रॉपिकल वेदर जिस तरह से हमारा कराची का है। तो मेरा कैरियर भी ऐसा ही रहा है, लाइफ भी ऐसे ही रही है, एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही रहे हैं। तो somehow मैं यूज्ड टू इन चीज़ों हैं। अच्छा, इसका कराची की वजह से अगर मैं एक बात बोलूँ, सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगती है आपको? हम कराची की तारीफ नहीं निकलवा लेते हैं ना गैस से, वैसे कोई तारीफ नहीं करता, अपने काम निकलवा लें गैस से। So I am one of very few people who belongs to Lahore but they actually love this city. तो कराची की अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, कराची ओन करता है लोगों को। So जैसे मेरे ख्याल ऑफलाइन भी हमारी बात हो रही थी कि जब मैं अपनी फैमिली से भी बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि आई लव कराची मोर देन लाहौर। तो एट टाइम जो है ना बड़ा उनको बुरा लगता है। बट आई थिंक दिस इज द सिटी हु ओन्स पीपल। तो वो कहते हैं ना जैसे माँ समेट लेती है बच्चों को अपनी आवाज़ में ना, तो कराची से मुझे वो वाली फीलिंग आती है, वो वाली वाइब्स आती है। बिल्कुल ठीक है। कराची की बिरयानी भी ज़्यादा अच्छी लगती होगी आपको? यार मुझे कराची की हर चीज़ पसंद आती है। तो आई एक्चुअली लव दिस सिटी। सो इसके स्ट्रीट फूड जो है, आई थिंक कराची का शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ का फूड और स्ट्रीट फूड मैंने ट्राई नहीं किया होगा। मैं क्लेम करता हूँ आमतौर पर कि मैं कराची को, जो कराची वाले हैं उनसे बहुत बेहतर जानता हूँ। बस बेहतर। सो मेरे कैबिनेट में भी जो लोग होते हैं ना, उन्होंने भी कराची के बारे में कुछ पूछना हो तो यूजुअली मेरे से पूछते हैं कि फ्ला एरिया में रूट कौन सा जाएगा, कौन सा रास्ता जो है होना चाहिए। तो कराची को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। चले, बेहतरीन भाई। इस चीज़ में जो है ना वो कराची जीत गया है लाहौर से, वैसे तो मुश्किल होता है। सर आपकी जर्नी में जो है ना, मैं अगर बात करूँ पहले से एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की है आपकी, उसमें थे मैनेजमेंट में KFC में, फिर आप पेप्सी में थे, फिर आपका जो है वो अचानक से जो ये एक शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल की तरफ, तो ये भी एक आपकी जर्नी जो है वो मिक्स एंड मैच रही है इस तरीके से। हाँ जी, जैसे मेरी मूवमेंट रही है इन पर्सनल लाइफ, आई टोल्ड यू, तो करियर भी ऐसा ही है मेरा। करियर स्टार्ट हुआ था विद अ कंस्ट्रक्शन कंपनी बिफोर KFC। ओके। सो वहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट देखता था मैं। दैट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी इन पाकिस्तान, जो कि प्रीकास्ट रूफिंग सिस्टम में, स्टील स्ट्रक्चर में काम करती थी। देन उसके बाद फिर KFC से स्टार्ट किया। KFC में इट वाज अ लॉन्गर पीरियड, 8-9 ईयर्स आई स्पेंड इन KFC, ब्रांच ऑपरेशंस एंड सेल्स ऑपरेशंस को मेनली देखता रहा हूँ मैं। देन फिर थोड़ा सा सोचा चेंज करने का, जिस तरह कहीं सुकून से रहा नहीं हूँ मैं, इसी तरह करियर के अंदर भी फिर कुछ चेंज का ज़हन में आया। तो बेवरेज इंडस्ट्री जो FMCG है उसको एक्सप्लोर किया। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो मैं पेप्सी के अंदर देख रहा था। देन उसके बाद फिर दोबारा शौक चढ़ा के कुछ
और एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर बिल्कुल 360 डिग्री चेंज किया मैंने और फार्मा के साथ इंगेज हुए, रिटेल फार्मेसी। हमारे सेंट्रल पंजाब की लाहौर की लीडिंग फार्मेसी चेन थी सर्वे फार्मेसी, तो 5 साल उसको मैंने हेड किया, उसके ऑपरेशंस को। जब 5 साल गुजर गए फिर लगा कि कुछ दोबारा कुछ चेंज होना चाहिए, मजीद फ्रंट लाइन पे आना चाहिए। फिर उसके बाद मैं फैशन इंडस्ट्री में भी गया। अच्छा वो शायद आप मिस कर गया। ये मैंने देखा नहीं, मैं मिस कर गया बिल्कुल। सो देन फॉर अ शॉर्ट स्पैन 1 साल के लिए फिर फैशन इंडस्ट्री के साथ मेरा अच्छा वेस्टर्न वेयर का एक ब्रांड था जो रिवाइज के बाद जो है टॉप ऑफ द लाइन होता था, स्टोनेज के नाम से, जो जीन्स जो बनाते थे, तो उसके ऑपरेशंस को मैं हेड करता रहा। एंड वहाँ पे एक लॉन्गर पीरियड एक्सपेक्टेड था क्योंकि फार्मेसी में ऑलरेडी काम कर चुका था बिल्कुल, बट इन बिटवीन फिर ये दवागों का कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आया एंड आउट ऑफ नोवेयर और नो थॉट्स दवागों का पार्ट बन गया। बिल्कुल ठीक। तो ये दवागों के पीछे कोई ग्रुप था या फिर इंडिविजुअल्स थे? किस तरीके से आपको अप्रोच हुए? सो देयर वाज कपल ऑफ पार्टनर्स। हमारे दोस्त ही थे, कोलीग थे, इरफान खान साहब, जो बेसिकली ये आइडिया उन्होंने कंसीव किया था और इसको स्पॉन्सर किया था वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप इन पाकिस्तान, गनी एंड तैयब। अच्छा सही। सो दे आर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कुछ 24-25 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं और ये आइडिया उनको एक्साइट करता था हेल्थ केयर में, क्योंकि एज़ फार एज सिंध और कराची इज कंसर्न तो अपॉर्चुनिटी थी, रादर कहना चाहिए कि गैप था जो कि फुलफिल होना था। फार्मेसी स्पेस में पंजाब में बहुत काम हो रहा है, ट्विन सिटीज़ में, अप नॉर्थ में बहुत काम हो रहा है। कराची सरप्राइजिंगली कराची वाज द ओनली सिटी जहाँ पे कोई फार्मेसी चेन का कॉन्सेप्ट नहीं था। आपको जूतों की ब्रांडेड स्टोर मिल जाएंगे, आपको कपड़ों के मिल जाएंगे, आपको हर चीज़ में कोई ना कोई ब्रांड मिल जाएगा, बट फार्मेसी वाज ओनली एरिया। बीइंग द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, हम यूजुअली कहते होते थे कि कराची इज़ बिगर देन 100 कंट्रीज, बट फार्मेसी स्पेस में ये बहुत बड़ा गैप था। तो जो ग्रुप है स्पॉन्सर जो कर रहा है हमें इस प्रोजेक्ट को, उनका भी ये थॉट प्रोसेस था। हेल्थ केयर में वो काफ़ी जगहों पे CSR की एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी पैशनेटली इन्वॉल्व थे, काम कर रहे थे। तो दैट वाज वन एरिया जहाँ पे उनका थॉट था कि कोई क्वालिटी ब्रांड, क्वालिटी सर्विस जो है वो लोगों के पास होनी चाहिए, कराची के पास भी होनी चाहिए। सो दैट्स अ बैकग्राउंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये थी बेसिक पर्सन। तो ये अगर मैं इसकी बात करूं कि नीड आपको लगता है कि इसकी ऐसी ब्रांडेड फार्मेसी की, अगर मैं इस पर बात करूं आज के इसमें लेमन टर्म्स के ऊपर जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि यार एक ब्रांडेड फार्मेसी है दावागो और उसके बाद जो है वो एक बराबर में एक लोकल सी शॉप है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि मैं कराची में रहता हूं, मौसमिया चौरंगी के पास जो है वो जहां पे आपकी ब्रांच है दवागो की, उसके आसपास 3 ऐसे फार्मास्यूटिकल स्टोर हैं जो कि पिछले 20-20 साल से मैं उनको देख रहा हूं। तो एक 20 साल की एक पुरानी जो है वो एक पूरी फैमिली बिजनेस वर्सेस एक नई जो है वो एक ब्रांडेड फार्मेसी का लफ्ज़ अगर मैं यूज़ करूं, तो उसकी क्या एक नीड आई कि यार वो 3 जगहों पे नहीं जाएंगे और कस्टमर्स जो है वो इस तरीके से आपके पास आएंगे? सो नीड इस तरह से है कि कुछ जो गवर्नमेंट के अपने सर्वेज हैं वो ये कहते हैं कि इन सिंध और कराची, अगर सिंध की ओवरऑल खैर स्पेसिफिकली बात की कर दी जाए, सो अप्रॉक्सीमेटली 35-40% जो मेडिसिन हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं आइदर दे आर फेक, काउंटरफीट है और नॉट सूटेबल इन टर्म्स ऑफ उनकी एफिकेसी। अब एफिकेसी का रीज़न क्या है? एफिकेसी का रीज़न ये है कि आप दवा देखेंगे तो उसके बॉक्स पे लिखा होता है कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। अब नॉर्मल भी टेम्परेचर जो है बिटवीन 35 to 40 होता है जो है वो कराची का अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो यूजुअली इस टेम्परेचर पे मेडिसिन पड़ी होती है। सो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो ट्रांसपोर्ट होती है मेडिसिन जहाँ से आ रही होती है वहाँ उसकी एफिकेसी कितनी मेंटेन है, किस तरीके से आ रही है। आपने अगर शॉप में AC लगा भी लिया है तो जिस तरह से ट्रांसपोर्ट होके आ रही है वो लॉजिस्टिक जो यूज़ हो रही है उसकी कोई कंप्लाइंस नहीं थी।
तो नीड तो थी इसकी, और राइटली सो। अगर सारी दुनिया में फार्मेसी इसी तरह से चलती है जहाँ पे टेम्परेचर का भी आपको पता होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, मेडिसिन डिस्पेंस करना प्राइमरीली जो रोल है, जो कंप्लाइंस है, जो पाकिस्तान के सिंध के भी जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है ही और शी ओनली कैन डिस्पेंस द मेडिसिन। तो और कोई जो है वो सीखा हुआ बंदा जो 10 साल से बस मेडिसिन दे रहा है तो उसको क्योंकि मेडिसिन का पता चल गया है तो वो डिस्पेंस कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो बाय लॉ फार्मासिस्ट की सुपरविजन में ही मेडिसिन डिस्पेंस हो सकती है, फार्मासिस्ट को ही करनी चाहिए। तो फार्मासिस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगेन इंटरनल सर्विस कहते हैं 90 से 95% जो फार्मेसीज ऑपरेट हो रही थी यहाँ पे वो विदाउट फार्मासिस्ट ऑपरेट हो रही थी। सो 2 मेजर चैलेंज थे, एक फार्मासिस्ट की अनअवेलेबिलिटी जो हैंडल कर रहे थे इन चीज़ों को, एंड सेकेंडली जो है जो टेम्परेचर का इशू था। ये 2 बहुत बड़े रीज़न थे। थर्ड ये भी था कि 1 से 2 लेगेसी ब्रांड थे यहाँ पे। आगा खान के पास चले जाएं, टाइम मेडिकोस होती थी, एंड दूसरा ब्रांड कौसर था। आप कराची के किसी कोने में बैठे हैं तो आपको ऑल द वे जो है वो ट्रेवल करके वहाँ पे जाना पड़ता था कि वहाँ पे आपको सारी दवाएं मिल जाएगी, सारी दवाएं मिल जाएंगी। तो जो नेबरहुड फार्मेसी का कॉन्सेप्ट होता है या कन्वीनियंस का कॉन्सेप्ट होता है, सो दैट वाज अनदर थॉट के उसके ऊपर काम किया जो तो नीड डेफिनेटली थी। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में और नहीं हो रहा, या कुछ ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में कहीं और नहीं हो रहा या डिफरेंटली हो रहा हो। सारी दुनिया में फार्मेसी जिस तरह से चलती है यहाँ पे नहीं थी। हाइजेनिक फार्मेसी नहीं थी, हाइजेनिक नहीं थी। इनफैक्ट जिस वक्त मैंने सर्वे किया था आके यहाँ पे कराची का, तो मुझे तो ऐसे भी स्टोर्स नज़र आते थे जहाँ पे गोल्डिफ के सिगरेट पड़े होते थे और साथ उसके पेनाडोल जो है वो बिक्री होती थी। सो ये वो लैंडस्केप था जहाँ से वी स्टार्टेड बैक इन 2017 इस ब्रांड के ऊपर। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली थी इसकी। तो ये यू आर विद देम सिंस स्टार्ट, बिगनिंग के साथ आप उसके साथ ही? सो आई एम दी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और जहाँ से जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ कि लास्ट असाइनमेंट जो है मेरी रिटेल साइड के ऊपर, पोस्ट एक फार्मेसी के प्रोजेक्ट के बाद कुछ फैशन की साइड पे भी रहा था। सो जैसे ये कॉन्सेप्ट आया है तो बोथ द स्पॉन्सर एंड जो आइडिया जहाँ से कंसीव हुआ था, दोनों लोग जो हैं हमारे पार्टनर्स जो थे, वो उनको एक्साइट करता था आइडिया, बट दे वर लुकिंग सम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो फार्मेसी को चला हो, रन किया हो, एक्सपीरियंस्ड हो। सो आई वाज विद दैट बैकग्राउंड ड्यू टू माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो आई जॉइंड दिस प्रोजेक्ट जिस वक्त जैसे आपके पास पेपर है, तो जैसा कि पेपर पे था प्रोजेक्ट, आई जॉइंड दिस प्रोजेक्ट एट दैट टाइम, एंड देन फिर उसकी फिजिबिलिटीज एंड किस तरीके से ऑपरेट होना है। तो डे 1 से इस ब्रांड, दिस इज डीएनए जो है ना, दवागो जो है वो मेरा डीएनए है और मैं दवागो का डीएनए। ग्रेट। तो सर इसमें ये इनका जो बिजनेस मॉडल है ये फ्रेंचाइजी बेस्ड है या फिर ये सारी ओनरशिप जो है वो दवागो के अपने ही स्पॉन्सर्स की हैं? नहीं, जो बिजनेस मॉडल जिस पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं दवागो को, दैट इज़ टोटली 100% कंपनी ऑपरेटेड स्टोर। अच्छा, फ्रेंचाइज कोई भी नहीं है? नहीं, सो फ्रेंचाइज नहीं है। फार्मेसी की स्पेस जो है इसमें फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले आया, और फार्मेसी रिटेल में जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि सबसे रिच मार्केट है लाहौर की, जहाँ पे 10 से 15 ब्रांड्स जो हैं डिफरेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वहाँ से ये आइडिया आया, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से फार्मेसी फ्रेंचाइज रन की जा रही है, तो टू बी ऑनेस्ट मैं शायद उसको फ्रेंचाइज नहीं समझता। द रीज़न वाई के फ्रेंचाइजी को आप नाम तो दे देते हो अपने ब्रांड का, बट उसके ऑपरेशन फ्रेंचाइजी जो है वो अपनी मर्जी से ऑपरेट कर रहा है, उसके सिस्टम वो मर्जी से ऑपरेट कर रहा है। ही डिसाइड्स कि उसने क्या चीज़ रखनी है। कोई जो है वो चाय भी रख के बैठा हुआ है, कोई जो है वो ग्लासेस भी रख के बैठा हुआ है। तो हर कोई अपने तरीके से चलाता है क्योंकि स्टेक्स नहीं है कोई इस तरह की, आप कह लो कि
बाउंडिंग नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है जिसके अंदर रह के आपने ऑपरेट करना है। लाइक जैसे इंटरनेशनल फ्रेंचाइज हैं, KFC है, मैकडोनल्ड है, सबवे है, तो कोई भी इंटरनेशनल फ्रेंचाइज में जाएंगे ना तो दैट्स अ ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइज, जहाँ पे आपको सिस्टम भी उनके ऑपरेट करने पड़ते हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, प्रोसेसेस हैं, SOPs है, वो भी आप फॉलो करते हो पेरेंट कंपनीज के। सो फार्मेसी स्पेस में अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इंडिविजुअली लोग अपने तरीके से ऑपरेट करते हैं। दैट्स वाई वी हैड डिसाइडेड कि हम खुद ऑपरेट करेंगे, 100% अपने स्टोर खुद रन करेंगे, एंड देन किसी स्टेज के ऊपर अगर कोई नीड अराइज होती है तो वी कैन कंसीडर, अदरवाइज विल। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो सारे स्पेसेस हैं ये सारे रेंटल बेसिस पे आप लोगों ने या किए हैं या परचेज हैं, वो उस मतलब आप लोगों की अपनी ओनरशिप है? तो अब तक कितनी ब्रांचेस कराची में है? हम अगर ओवरऑल बात करें पैन पाकिस्तान तो वी आर मोर देन 80+ स्टोर इन लास्ट 5 years, 5+ year। मार्च 2018 में हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, एंड इस वक्त आप कह लो कि वी आर 80+ स्टोर्स इन 10 to 12 different cities, कराची being the largest city and being our headquarter, Karachi alone we have 55+ stores. ओके, 55 कराची में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं इसकी बात करूं कि आपने बात का एक फार्मास्यूटिकल का जो एक आपके कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर ये होता है कि आपके जो स्टोर्स हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड हों, उसके अंदर एक प्रॉपर हाइजीनिक किस्म का इन्वायरमेंट हो, सारी चीज़ें। तो अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे साथ जो है वो कुछ अर्सा पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के CEO मौजूद थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो दे कोटेड के मैक्सिमम जो उनका परसेंटेज जो वो अलॉट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वालों को, और इसके बाद फिर आप लोगों को मिलता होगा। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग डायरेक्टली जो है वो उनसे ले रहे हैं क्या है, तो 22% है मैक्सिमम। तो वही 22% एक आम फार्मास्यूटिकल की दुकान को मिल रहा होगा, एक आम फार्मेसी की जो दुकान है उसको भी 22% मिल रहा है, आपको मिल रहा है। तो उसके एक्सपेंसेस में आपके फिर जो है वो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, या फिर हम उसको देखते हैं कि आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन फिर पीछे से आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं उनसे, तो इस वजह से बढ़ जाता है? सो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, दूसरा रिटेलिंग मॉडल है। सो वी आर इन रिटेल। तो जो फिगर आप कोट कर रहे हो, फिगर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल दोनों ऐड करके, ठीक है। यूजुअली फार्मास्यूटिकल रिटेल फार्मेसीज जो ऑपरेट होती हैं वो 15% मार्जिन पे ऑपरेट होती हैं, ठीक है। सो कंपनीज टू कंपनीज जो है कुछ डिफरेंस हो सकता है, वेरी कर सकता है, बट जो 22% है ये डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ आप लोग भी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं? सो हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे कंपनीज डायरेक्टली हमारे साथ ऑपरेट नहीं कर रही होती, उनकी अपनी कंप्लाइंस के चैलेंजेस होते हैं। सो वो हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जो उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं कंपनी के, उनके साथ काम करते हैं, एंड कुछ कंपनी के साथ हम लोग डायरेक्टली भी ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली आपकी कुछ ब्रांचेस में देखा है, जौहर के अंदर ख़ास तौर पे, कि आपने जो शेल्फ्स होते हैं वो भी एक डेडिकेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ आप लोगों ने उसको एसोसिएट किया हुआ है। तो दैट आई थिंक इसके उनका रिटेल कॉन्सेप्ट होगा कि डायरेक्टली आप लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो पूरा शेल्फ ही उनका जो है वो डेडिकेटेड है। सो हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहते हैं जो कंपनीज के साथ हम लोग पार्टनर करते हैं। सो जिस तरह आपने भी इसे प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि एक नॉर्मल फार्मेसी है, अब से अदील फार्मेसी है, तो उसको भी वो मार्जिन मिल रहे हैं, और कंपनी लाइक दवागो जो है उसको भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सेम पे ऑपरेट कर रहे होंगे, बट स्टिल जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री के साथ, फार्मेसी रिटेल की बात करें तो वो इसके ग्रॉस मार्जिन ही हैं। जितने थिन मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करना पड़ता है वो शायद और किसी इंडस्ट्री में नहीं होगा। और उसके साथ इफ़ यू हैव टू मैनेज द कंप्लाइंस पार्ट एज वेल, तो इट्स बिकम मोर डिफ़िकल्ट। अगर एक स्टोर के ऊपर आपके बराबर वाले स्टोर पे जो है वो एक मैट्रिक पास बच्चा खड़ा है एंड यू हैव अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, तो 3x तो सैलरी का ही फ़र्क होगा। इसके लिए फिर थोड़ा हम सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी के ऊपर जो है वो काम करते हैं, एंड उसके आप ये कह सकते हो कि एक सर्टन स्केल पे जाके शायद आप यू एबल टू मैनेज दैट कॉस्ट स्ट्रक्चर। सो हमें जो 5-6 साल का जर्नी है हमारा, इट्स ऑल अबाउट स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसके ऊपर हमने काम किया। बट स्टिल इट्स अ डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री टू वर्क विद द मार्जिन स्ट्रक्चर, और स्पेशली आज की डेट में जहाँ पे
लोग ऑलरेडी ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है चैलेंज्ड हैं, दे लुक मोर टुवर्ड डिस्काउंट्स और इन चीज़ों के, तो इसमें मुश्किल है ऑपरेट करना और ज़्यादा मुश्किल। तो ये अगर मैं एक बिजनेस माइंड के हवाले से देखूं, हम क्योंकि केस स्टडीज ही इसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने पॉडकास्ट में, तो अगर मैं बात करूं 15% पे एक आम दुकान भी चला रही है जिसके पास ना एसी है ना कुछ है ना उसके एक बड़े फैंसी किस्म के स्टोर हैं, बस आम सी एक लाइटिंग भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो 15% उनका और 15% आपका, तो इसमें किस तरीके से जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कभी भी आएगा। और फिर दूसरा ये, मैं कभी कभी ये देख रहा होता हूँ कि कुछ मखसूस कार्ड्स के ऊपर जो है वो 22% भी डिस्काउंट चल रहा होता है, तो ये फिर किस तरीके से इनकी पूरी जो है वो स्कीम चल रही होती है, और प्रॉफिट तो मैं कभी भी नहीं देखूँ शायद 15% पे कभी भी ना आए। सो मुश्किल है। एक तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि दवागो व्हेन वी स्टार्टेड दवागो, सो इसका मोटिव सिर्फ कमर्शियल नहीं था, सो ये सोसाइटी टू पे बैक भी था। सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपने एक ब्रांड खोलना है और उससे पैसे कमाने हैं। अगर सिर्फ वही पर्पस होता तो फिर तो इससे और बेहतर बहुत आइडियाज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से पैसे बना सकते हैं। तो जो ग्रुप हमारा GNT की जो मैंने बात की, उस ग्रुप का वैल्यू स्ट्रक्चर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3rd-4th जनरेशन है इस वक्त बिजनेस में, और दे स्ट्रॉन्गली बिलीव ऑन बिजनेस एथिक्स। सो द सोल पर्पस इज नॉट कि आपने सिर्फ पैसे बनाने हैं, सो दैट वाज मोर अबाउट टू पे बैक द कम्युनिटी एंड एटलीस्ट इतना बिजनेस सस्टेन करे कि वो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ हो जाए, अपना बोझ भी उठा सके बिजनेस, एंड एटलीस्ट कुछ ना कुछ अगर आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। तो इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस एज आई सेड अर्लियर। सो हम ग्रेजुअली जिस स्केल के ऊपर आ रहे हैं, तो स्केल के ऊपर आके थोड़ा आप मैनेज कर लेते हो अपने एक्सपेंसेस एंड बाकी चीज़ें जो हैं। जो इंडिविजुअल स्टोर है वो ऑब्वियसली ज़ाहिर उसने एक स्टोर पे ऑपरेट करना है, जैसे आपने कार्ड्स की बात की है, डिफरेंट कंपनीज की बात की है, तो उनके साथ हम पार्टनर करते हैं एंड ऑब्वियसली वहाँ से कुछ हमें सपोर्ट फिर मिलती है। कार्ड्स पे जो डिस्काउंट्स होते हैं उसमें बैंक्स के साथ हम जो है वो डिफरेंट पार्टनरशिप्स करते हैं, कुछ बैंक हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ हम अपने कस्टमर को पास ऑन करते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप कह लो कि कुछ बिजनेस को सस्टेन एंड स्केल करने के लिए हम लोग वो एफर्ट्स जो है वो कर रहे होते हैं। मीन्स अगर ज़्यादा वॉल्यूम है, लाइक अगर आपके लाखों कस्टमर हैं, तो अगर आप 1-1 रुपये भी कमा रहे हो तो उससे आपको सस्टेनेबिलिटी मॉडल के ऊपर उस पर आ जाता है। तो ये बैंक की तरफ से, जैसे मैं कहता हूँ 15% आपको मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट बैंक से मिल रहा है, तो 5% आपको बैंक कहीं ना कहीं से इसको एडजस्ट कर रही होती है। वो डिफरेंट पार्टनरशिप्स होती है बैंक्स के साथ। कुछ जगहों पे बैंक स्पॉन्सर करते हैं, कुछ जगहों पे बैंक सपोर्ट करते हैं, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे जो है बैंक्स के साथ चल रहे होते हैं। ओके। और मेरे ख्याल में मैंने सबसे ज़्यादा रश तभी देखी है जब वो 20% का डिस्काउंट जो है वो लगा हुआ था। सो 20% या एज ए सेड अर्लियर कि इस वक्त जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम है हर किसी के साथ, वो है कि विद द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस, जो कंडीशन है इकोनॉमी की, इन्फ्लेशन की, तो हर कोई चाहता है कि यार जहाँ से 2 रुपये बचते हैं मुझे, तो मैं वो सेव करूँ। सो हम भी कोशिश करते हैं कि जहाँ पे अपने कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर डिफरेंट कंपनीज के साथ हम पार्टनर करके वो एफर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं जो है ना वो कराची के अंदर 2 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको मैं देखता हूँ कि एक ही रोड के ऊपर, एक ही गली के ऊपर उनकी 3-3, 4-4 ब्रांचेस हैं। एक हमारी मीज़ान बैंक है उनके एक ही मोहल्ले के अंदर 3-4 ब्रांचेस होती हैं, और एक दवागो होता है जो एक ही एरिया के अंदर 3-4 ब्रांचेस ऑपरेट कर रही होती हैं। इवन कि कभी कभी ऐसा भी है कि रोड के एक तरफ भी है, रोड के दूसरी तरफ भी है। तो ये इतनी ब्रांचेस का जो नेटवर्क है, ये वही अगेन वॉल्यूम बेस्ड मार्केट बनाने का है कि वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता रहेगा इससे, और किसी फार्मेसी वाले को हिम्मत ना हो कि कोई दुकान खोले हो अपनी दोबारा। नहीं, ऐसा नहीं है। वी ऑलवेज अप्रिशिएट कि लोग आएँ, अच्छा काम करें, क्योंकि एज फार एज अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं तो कराची का शायद पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था तो आई रिमेंबर इन वेरी अर्ली डेज जब एक ये बात हो रही थी कि कराची में कितने स्टोर होंगे, तो हमारी एक बोर्ड मीटिंग में मैंने कोट किया कि मेरे आई थिंक के 100 स्टोर होंगे कम अज़ कम। तो उस वक्त सारे हंस पड़े कि भाई 100 स्टोर क्या हो गया भाई।
आज माशाल्लाह 55 पे तो इलाके भी नहीं है 55 पे तो ऑलरेडी, एंड देयर आर नंबर ऑफ एरियाज जहाँ पे अभी भी प्रेजेंस हमारी, पूरे टाउन्स हैं जहाँ पे हमारी प्रेजेंस नहीं है. सो 100-200 स्टोर होना मुझे कोई इशू नज़र नहीं आता. प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग और ना आए, क्वालिटी सर्विसेज रिक्वायर्ड है. कराची की पॉपुलेशन जिस तरह मैंने कहा है कि इट्स बिगर देन 100 कंट्रीज. सो जो पोटेंशियल है इस शहर का, जहाँ पे ये नीड है, वो किसी ना किसी तरीके से पहले भी पूरी हो रही थी. पहले ये था कि मैंने आपको बताया कि आप ऑल द वे कौसर जाना पड़ता था, टाइम जाना पड़ता था. सो जिन एरियाज़ की आप बात कर रहे हो जहाँ पे आपको अक्रॉस रोड फार्मेसीज नज़र आ रही होंगी, जौहर का एरिया होगा. सो जौहर की सिर्फ एक जौहर की स्ट्रिप आप उठा लें तो दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया नॉट ओनली इन पाकिस्तान, प्रोबेबली सब कॉन्टिनेंट में. शायद ये जो जौहर की स्ट्रिप है, जितनी पॉपुलेशन वहाँ पे है इतनी पॉपुलेशन कहीं भी नहीं है. सो आप कभी खुद भी उस रोड के ऊपर रोड क्रॉस करने की कोशिश करोगे, मुश्किल है, तो यू वॉन्ट बी एबल. आप ज़्यादा दूर नहीं है. मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल देता हूँ. आप सऊदीया चले जाएं तो आप हरम से निकलेंगे तो सऊदीया में एक बड़ा फेमस फार्मेसी ब्रांड है अल-नादी के नाम से. तो अल-नादी के आई थिंक 1200 स्टोर जो हैं इन सऊदी अलोन जो है. सऊदी की पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन आप कंपेयर कर लें तो आप हरम से बाहर निकलते हैं तो आपको 4 से 5 अल-नादी हर बिल्डिंग में नज़र आ रहे होंगे. सो वो नीड है, एंड वो नीड पॉपुलेशन बेस ही है कि जितनी डेंस पॉपुलेशन है यहाँ की, सो उस नीड को फुलफिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. तो सर इसमें हमने देखा कि 3 नाम तो मुझे याद हैं दवागो के कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आए. कुछ ऐसे हैं जो कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जो है वो एसोसिएशन से आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं चल पाए और दवागो माशाल्लाह इस राइजिंग और शाइन किस किस्म कर रहा है. तो इसके पीछे क्या एक मेन रीज़न आप क्या समझते हैं? मतलब बड़े बड़े नाम थे जिनका हम सोचते थे यार ये बड़े ब्रांड बन जाएंगे. अभी भी एक मेरे ख्याल में काम चल रहा है, लेकिन उनका भी कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जिस तरीके से माशाल्लाह आपका ग्रो कर रहा है. नहीं, ऐसा ही है. मैं जैसे 2-3 बार पहले कह चुका हूँ, इट्स अ डिफिकल्ट बिजनेस विद अ थिन मार्जिन. एंड जो फार्मास्यूटिकल के स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट थे उन्हें भी चैलेंज आया. एंड द ओनली रीज़न इज़ के इस मार्जिन स्ट्रक्चर के साथ बड़ा मुश्किल है काम करना. मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि शायद दैट वाज नॉट ओनली द सोल मोटिव के पैसा कमाना है, अदरवाइज तो शायद बड़ा मुश्किल होता जो हमने भी सस्टेन किया है इतने साल. सेकेंडली आई थिंक जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो ग्रुप है, उनके जो बिजनेस एथिक्स हैं, उनकी जो वैल्यू स्ट्रक्चर है, जो आइडियोलॉजी है, तो वो एक बिजनेस अगर आपने सस्टेन करना है तो आपको पेशेंस के साथ, मैं डे 1 से कहता था कि अगर इस बिजनेस में काम करना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. आप को बहुत पेशेंस के साथ इसको जो है बिजनेस को स्केल करना पड़ेगा. तो दे अंडरस्टैंड दैट. और दैट्स द ओनली रीज़न कि हम सस्टेन कर रहे हैं. वी आर नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी कि हम लोग कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट्स के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे. सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है, बट ये है कि वी आर अराउंड सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल. बाकी कुछ लोगों ने काम किया, अच्छा काम किया. एंड मैं पर्सनली भी और एज अ ब्रांड भी हम समझते हैं उनको सक्सेसफुल होना चाहिए था. क्योंकि एक पैराडाइम शिफ्ट होता है तो उसका बेनिफिट सबको मिलता है. सो अगर कुछ और ब्रांड स्टैब्लिश हो जाते तो हमें भी उसका बेनिफिट होता. चेन फार्मेसी का कॉन्सेप्ट शायद और इन अ स्ट्रॉन्गर वे जो है वो इस्टेब्लिश होता इस शहर के अंदर. तो बट अनफॉर्चुनेटली मुश्किल काम है, जिस तरह मैंने कहा है. दो चैलेंज हैं. आई थिंक जो दूसरा पार्ट है शायद मैं मिस कर गया हूँ अभी डिस्कस करना. एक चैलेंज था इसमें जो मार्जिन स्ट्रक्चर है. दूसरा चैलेंज इसका HR है, जो द पीपल पार्ट है. सो जब हमने भी स्टार्ट किया तो मुझे जो सबसे पहला चैलेंज फेस करना पड़ा वो ये था कि ट्रेंड रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे, आप HR पूल कहाँ से लेंगे. सो जिस वक्त आई रिमेंबर अर्ली डेज में KFC स्टार्ट हुआ था या मैकडोनल्ड हुआ था तो एक दूसरे के लोग आपको मिल जाते थे. देन 2004-05 के राउंड आई रिमेंबर कि जब एक रिटेल का बूम स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में, मेट्रो, मैक्रो, कारफोर, ये सारे लोग आए और फैशन ब्रांड्स आना शुरू हुए तो आपको KFC मैकडोनल्ड के लोग मिल जाते थे
जो उस बैकग्राउंड से होते थे, जिन्हें स्टोर ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होता था। सही। सो इस स्पेस में द बिगर प्रॉब्लम वाज कि आपके पास रेलिवेंट लोग नहीं थे, प्रोफेशनल्स नहीं थे। दवा को स्टार्ट करना है, दवा को फार्मेसी पे खड़ा किसको करोगे, क्योंकि बराबर में तो अदील फार्मेसी है, तो आपको वो ट्रेंड रिसोर्सेज नहीं मिलते थे। तो वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन वो एक नर्सरी डेवलप करने में, जहाँ से ब्रीड कर रहे हो आप, लोग तैयार कर रहे हो। सो अल्लाह का शुक्र है कि आई फील बेस्ट के हमने इंडस्ट्री को भी बहुत लोग दिए। बहुत सारे जो ब्रांड्स आप कह रहे हो जिन्होंने कोशिश की, वहाँ काफ़ी सारे लोग हमारे गए, उन्होंने भी हेल्प आउट किया उन्हें टू एस्टेब्लिश दोज ब्रांड्स। ठीक है। बट ये पीपल पार्ट जो है दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। इवन टुडे आपको वो रिसोर्सेज जो हैं वो खुद ट्रेन करने पड़ते हैं, तो हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें जा रही है, उसमें जाती है, जहाँ पे लोगों को रेलिवेंट एरियाज में ट्रेन करते हैं। तो ये जो हर ब्रांच में लाइसेंसेस होते हैं, ये ईच एंड इंडिविजुअल अलग अलग फार्मासिस्ट के होते हैं, या एक ही फार्मासिस्ट का जो है सारा आपके लाइसेंस के ऊपर रन कर रहा है दवा को? नहीं, ये सेपरेट हर फार्मेसी, तो वो वही वहाँ पे बैठा होता है जो भी आपके एवरी फार्मेसी शुड हैव इट्स ओन लाइसेंस, और उसके लिए डिफरेंट सेपरेट फार्मासिस्ट होता है। अच्छा, तो हम ये जो आपके सारे ट्रेंड आपने बात किया, जो प्रोफेशनल्स हैं, ये सारे जैसे हम देखें बी फार्मा और इस तरीके के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, या फिर कोई भी होता है उसको आप लोग ट्रेनिंग देके उसके बाद फिर वो फार्मेसी पे बैठा होता है? नहीं, दो लेवल्स पे हमारे पास लोग जो हैं वो इंडक्ट होते हैं। एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होते हैं जो फॉर्म डी करके डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ के आ रहे होते हैं 5 साल के। उस पे भी जो एक इनिशिएटिव हमने लिया इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कि कराची की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सब के साथ पार्टनरशिप्स है हमारी, हम कोलैबोरेट करते हैं। इनके जो ग्रेजुएट्स हैं, जो बैचेस पास आउट होकर निकलते हैं, तो हम उनको इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं, हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी ऑफ़र करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी करते हैं। सो दूसरा लेवल है जिस पे वो फार्मेसी टेक्नीशियन कहा जाता है। सो वो भी क्वालिफाइड लोग होते हैं, और वो फिर जो है फार्मासिस्ट उनके सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं। दोनों साइड होते हैं। ठीक है सर। इसमें जो एक हमने देखा है ख़ास तौर पे जो कोविड के बाद जो एक चीज़ हमने देखी कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी मेडिसिन्स की। बहुत बेसिक ऐसी मेडिसिन्स थी जिनकी शॉर्टेज हुई और जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ों में लोगों को मुश्किलात भी हुई। तो ये शॉर्टेज जो स्टॉक करने की हमारे पास एक बड़ी गंदी बीमारी है, जिसमें लोग जो है वो दवाइयाँ भी स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसे कहते हैं। तो उस चीज़ को किस तरीके से दवाओं ने जो है वो टैकल किया था ड्यूरिंग कोविड ख़ास तौर पे? सो कोविड का पीरियड आई थिंक बड़ी डिफरेंट किस्म की लर्निंग भी थी। और अगर दवाओं का पीरियड में देखूँ, या खैर इफ़ आई रिकॉल ऑल माई प्रोफेशनल कैरियर, तो आई थिंक कोविड वाज द मोस्ट टफ पीरियड जो मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में एक्सपीरियंस किया होगा। एक तो कोविड का पता नहीं था, लोग हमारे जैसे लोग भी अवेयर नहीं थे, एक खौफ था बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कल बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट घरों से निकलना, ऑफिसेज आना, एंड हम तो डायरेक्ट एक्सपोज थे, जिस आप तो बंद भी नहीं कर सकते थे, हम बंद भी नहीं कर सकते थे, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी थी। और हमारे पास एक वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फीमेल फार्मासिस्ट। सो हमारे 80% जो फार्मासिस्ट हैं वो फीमेल्स हैं। सो बहुत सारी फीमेल्स जो कोलीग्स हैं हमारी मैरिड हैं, बच्चे हैं उनके, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कस्टमर लोगों के साथ एक्सपोज होना एंड वापस घर जाना, अपने बच्चों को जो है वो टेक केयर करना। इवन आई रिमेंबर माई सेल्फ के मैं घर में एंटर होता था तो एक एरिया बना हुआ था जहाँ पे पहले डिस्पोज होते थे, कपड़े उतरते थे, गर्म पानी से शावर जो है वो लिया जाता था। मुझे याद है मेरी वॉच रिंग जो है ये एक साइड पे रखती थी, वो सैनिटाइज होती थी। एंड देन जो है आई वाज अलाउड टू
एंटर द हाउस, एंटर तो हो चुके होते थे, टू मिंगल विद माय किड्स जो है ना, तो उससे पहले इतना ज़्यादा एक आप कह लो कि खौफ भी था और केयर भी थी। हमें फिक्र ये थी कि यार हम तो बाहर एक्सपोज हो रहे हैं, एटलीस्ट फैमिली जो है वो ना हो। फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स तो मुझे लग रहा है कि फिर दोबारा से हम पुरानी रूटीन पे आना शुरू हो गए हैं एज अ नेशन, जो डीट हो गए एज अ नेशन, जो थोड़े इश्यूज हैं हमारे, बट आई थिंक हेल्थ कॉन्शियस हुए लोग, सेहत का ख्याल रखना शुरू किया, लोगों ने कुछ अपनी हैबिट्स भी जो हैं, लाइफस्टाइल जो है वो भी चेंज आया, हाइजीन के ऊपर जो है वो काफ़ी, आई थिंक पोस्ट कोविड अगर मैं देखूं तो आज भी इफ़ नॉट एवरीवन तो बहुत सारे लोग आज भी जो है वो आई थिंक अपने लाइफस्टाइल उन्होंने चेंज किया। मुझे याद है दवागों में सबसे ज़्यादा रश हुआ करता था कोविड के दौरान, बाहर लाइनें लगी हुई होती थी, एक टाइम पे 2 बंदे अलाउ हैं, फिर कोई बड़ी ब्रांचेस थी उसमें एक टाइम पे 3 बंदे अलाउ थे, तो एक लाइन लगी हुई होती थी क्योंकि लोगों को लगता था कि ये थोड़ा जो है वो अच्छे माहौल के अंदर दे रहे हैं तो थोड़ा सेफ रहेगा, कोविड का कोई खतरा नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही था, बड़ा मुश्किल था, मैं बता रहा हूँ कि दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम कि लोगों को कंपनीज की तरफ से उतनी सपोर्ट थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने हमें, अच्छी चीज़ ये है कि कंपनीज ने हमें सपोर्ट किया, हम क्योंकि बड़ा क्लोजली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आई मस्ट अप्रिशिएट के कंपनीज ने हमें सपोर्ट किया, रादर के जो कुछ लोकल स्टोर्स होते हैं एज कम्पेयर टू दैम, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, एंड द ओनली रीज़न वाज कि दे न्यू के हम एथिकली काम कर रहे हैं, दे न्यू के हमारे पास कुछ मेल प्रैक्टिसेस इस तरह की नहीं होती, दे न्यू के हम कोई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा रहे होंगे। सो जिस तरह मैंने पैरासीटामोल में पैराडोल की बात की है, तो वी वर वन ऑफ वेरी फ्यू प्लेयर जिनको पेरेंट कंपनी ने उस वक्त जो है वो स्टॉक्स दिए, क्योंकि दे न्यू के यार यहाँ से उनका जो पेशेंट है, जो मैक्सिमम लोग हैं, उनको सपोर्ट मिल जाएगी। सो हमने बहुत कोशिश की उस वक्त लोगों को एजुकेट करने पे, एंड लोग एजुकेट भी हुए, आई मस्ट से कि लोग एजुकेट भी हुए, लोगों ने लाइंस भी बनाई 5 to 7 फीट के डिस्टेंस से, गर्मी में फार्मेसी के बाहर खड़े भी होते थे, 1-1 2-2 लोग करके अंदर भी आते थे। तो यूजुअली हम नेगेटिविटी में तो बहुत जाते हैं एज अ नेशन, बट आई थिंक एज फार एज दवागो एक्सपीरियंस इज कंसर्न, तो लोगों ने, ठीक है कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते थे हमसे उस वक्त, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक लोग एजुकेट हुए उस पीरियड के अंदर। ग्रेट, बिल्कुल सर। एक मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं, दवागो से और यूजुअली फार्मेसीज जितनी भी हैं उनसे बड़ा इख्तलाफ रहता है कि जैसे ही आप फार्मेसीज़ के अंदर जाएं तो एक तरफ डायबिटीज़ की दवाई रखी होती है और बराबर में एक ड्रिंक रखी होती है जो डायबिटीज़ की सबसे बड़ी जो है वो रूट कॉज है, और फिर चॉकलेट्स भी रखी होती है। तो मैं, और दवाओं में तो माशाल्लाह जो है वो अच्छी खासी स्नैक्स वगैरह रखे होते हैं, तो मैं अक्सर जा रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ यार ये क्या है, दवा बेच रहे हो उसके साथ ये भी दे रहे हो, तो ये आपको नहीं लगता है कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ इंडस्ट्री के हवाले से? एक बड़ी आई नो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा रखना पड़ता है, लेकिन अगेन आपको नहीं लगता है ऐसी चीज़ें जो है वो खास तौर पर अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनफैक्ट आज हम जुमे के बाद वॉक करते हुए आ रहे थे, तो ऐसे ही कोई बात छिड़ी थी, तो मैं उन्हें कोट कर रहा था कि लाइफस्टाइल भी है ना माशाल्लाह हमारा, और मुझे याद है मैं कह रहा था कि KFC में जब थे हम, सो जिंगर विद डबल चीज़ का ऑर्डर आता था और साथ डाइट 7 अप और पेप्सी, एंड अगर कभी वो डाइट ड्रिंक नहीं होती थी तो इतना शोर मचता था काउंटर पे कि भाई, तो हम कहते थे कि माइनस के एक्स्ट्रा शॉट लगवाते थे, चीज़ जो है वो डबल करवाते थे, लेकिन साथ आपको जो है वो डाइट कोक जो है, डाइट पेप्सी जो है वो रिक्वायर्ड है। प्रिंसिपली आई एग्री के बीइंग हेल्थ केयर ऑपरेटर, और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट सिंस के वी आर नेबरहुड फार्मेसी, और अगेन आज दोपहर में अभी यहाँ आने से पहले मेरी किसी पार्टनर से बात हो रही थी, मैं उनको बता रहा था कि कराची में ये भी एक चेंज हम लेके आए कि कराची में फार्मेसीज जो है वो दिन के 11 या 12 बजे ओपन होती थी। अब तो शायद लोग भूल गए हों, बट 6 साल पहले जब मैंने आके एक सर्वे किया, एंड उस सर्वे में जब मैंने टाइमिंग्स देखी तो फार्मेसी 12 बजे ओपन होती थी एंड रात को 11 या 12 बजे क्लोज हो जाती थी। तो ये एक चेंज हम लेके आए कि
फार्मेसी सुबह 9-10 बजे भी ओपन हो सकती है, रात को 2 बजे तक भी खुली हो सकती है। सो उसके साथ फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आई जहाँ पे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि रात 2 बजे बेकरी नहीं खुली होती, रात 2 बजे ग्रॉसरी या जो आपके कॉर्नर स्टोर्स होते हैं वो रात को नहीं खुले होते, ड्यू टू सेवरल रीज़न जो हैं। कराची के थोड़े हालात भी अप एंड डाउन रहते हैं, सो आपको रात को कुछ मिल नहीं रहा होता। तो वेदर इट्स ड्रिंक है या पानी है या जूसेस हैं या बेसिक स्नैक्स हैं, तो ये कंटिन्यूस एक रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही थी। तो इनिशियली हमारा यही डिसाइड हुआ था कि शायद हम इस तरह की कोई चीज़ कैरी नहीं कर रहे होंगे, बट टू सर्व द सिटी एंड जो आप पेशेंट कह लें, यहाँ पेशेंट तो नहीं, रादर कस्टमर इस पार्ट पे तो कंज्यूमर आइटम है मैं कहूँगा, ये कंटिन्यूस रिक्वेस्ट थी। बट हम कोशिश कर रहे हैं आज की डेट तक कि अदर देन फ्यू फिजी ड्रिंक्स जो भी प्रोडक्ट कैरी कर रहे हैं वो जितना हम मैनेज कर सकते हैं उतना रखें। हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट जितनी भी हैं उन्हीं में हम लोग ऑपरेट करें। बिल्कुल ठीक है सर। अभी इसके जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और इसके अंदर हम देखें लास्ट 1.5 ईयर जो है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसमें कितना जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मा जो आपके फार्मेसीज़ वगैरह हैं इनके कितने बिजनेसेस सफ़र किए हैं। नम्स ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है कि लोग लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर कोई पहले जो है वो मल्टीविटामिन की गोली खा रहा होता था, वो 1200-1300 वाली भी अगर कोई ले लेता था तब वो शायद 200-300 रुपये वाली लोकल की तरफ आ गया हो, तो कितना उसमें कितना चैलेंजिंग रहा है लास्ट 1 से 2 साल अगर हम देखें तो? डिफ़िकल्ट रहा है, और मैं अक्सर कोट करता हूँ कि बाइंग हैबिट्स चेंज हुई हैं, बाय एंड लार्ज बाइंग हैबिट्स चेंज हुई हैं। हम अपनी ग्रॉसरी बास्केट्स देख लें तो उसमें चेंजेस आ गई हैं। लोग अगर बड़ा पैक ले रहे थे किसी चीज़ का तो छोटे पैक्स के ऊपर शिफ्ट हो गए। प्रोडक्ट अगर आप फार्मा के अलावा कंज्यूमर में भी बात करेंगे तो कंज्यूमर इंडस्ट्री के भी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सर्विस कहते हैं कि छोटे पैक्स जो हैं उनकी सेल बढ़ गई है। लाइक अगर पैम्पर 80 पैक वाला पहले बिक रहा था तब उसके बजाय 16 पीसेस वाला जो है आप कोशिश करते हो कि अच्छा यार ये कंज्यूम हो जाए फिर मैं दोबारा ले लूँगा। दूध का डब्बा अगर 800 ग्राम्स का जो है आपकी ग्रॉसरी बास्केट में आ रहा था 400 ग्राम आप कोशिश। इनफैक्ट मेरी कुछ लोगों से बात हुई फ्लोर पे जो कि मिल्क प्रोडक्ट ले रहे थे, उन्होंने कहा कि यार हमने गाय के दूध पे बच्चों को शिफ्ट कर दिया है कि इतनी प्राइसेस जो हैं वो इन्फ्लेट हुई हैं। जो मेडिसन है, मेडिसन में भी इसी तरह से हुआ है कि जहाँ तो बहुत मजबूरी है लोगों की, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, वहाँ तो डेफिनेटली इनटेक जो है वो उस तरह से है, बट वहाँ पे भी लोगों ने अब कोशिश की है कि अगर सेम जेनेरिक के अंदर सॉल्ट में आपको सस्ती दवा जो है वो मिल सकती है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, तो लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। तो ये चैलेंज आया है। सर वैसे मैं इस पे अगर देखूँ, आपने सऊदी की बात की थी, नादी की, तो वहीं से मैंने कुछ अभी लास्ट ईयर उम्रे पे गया था तो वहाँ से मैंने पैनाडोल का जो पैकेट लिया था वो मुझे तकरीबन 30 रुपए की एक गोली पड़ी थी। और अगर मैं पाकिस्तान में बात करूँ तो आज का रेट मेरे ख्याल में 4 रुपये है, शायद 40 रुपये का पत्ता है या 30 रुपये का पत्ता है, तो 3 रुपये की एक टैबलेट है। तो ये इतना जो है वो प्राइसेस के अंदर डिफरेंस किस तरीके से कि यहाँ इतना भी नहीं होता कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा महंगी बन रही है या यहाँ पे इम्पोर्टेड आइटम्स हैं हमारी, इस तरीके से कि इंग्रेडिएंट्स इसके सारे इम्पोर्ट होते हैं, तो उसके बावजूद इतनी सस्ती है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे जो है वो इतनी सस्ती सप्लाई हो रही है? ये एक और बड़ा इशू है। अगर आप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर कोई मेरी जगह बैठा होगा तो शायद वो उन्होंने तो बहुत दुख बताए थे, तो अपने बहुत दुख बताएगा आपको। ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो अल्टीमेटली आप कह लो कि किसी ना किसी तरह हम भी फेस करते हैं अपने मार्जिन्स के अंदर। सो आप कह सकते हो कि शायद पॉलिटिकली भी चीज़ें जो हैं वो हैं, कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो उसकी कोशिश होती है कि इन चीज़ों को टच ना किया जाए। तो दवा की प्राइस जब भी इंक्रीज होती है तो फ़ौरन से शोर मच जाता है कि भाई ये तो खा गए तो ये तो पता नहीं क्या हो गया,
कॉस्ट स्ट्रक्चर इतना चेंज हो गया है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए उस कॉस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर मैनेज करना मुश्किल हो गया। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो क्लोज डाउन हो गई, उनके बिजनेस क्लोज डाउन हो गए, उनको प्राइस इंक्रीज नहीं मिल रहा था। सो जिन प्राइजेस के ऊपर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंक्रीज़ की है रिसेंट टाइम में। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डॉलर का जो इंक्रीज़ आया, तो वो चैलेंज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ड्रैप से कुछ अप्रूवल्स आई हैं लास्ट 4-6 मंथ के अंदर, जहाँ कुछ प्राइस इंक्रीज उन्हें मिले, कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिला है। बट स्टिल यू आर राइट कि अगर हम बाहर से कंपेयर करें अपनी मेडिसिन को, लोग बहुत सस्ती हैं जी। लोग तो ये समझते हैं कि भाई मुश्किल है बहुत दवा लेना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है हमारी इकोनॉमी की। बट अगर हम बाहर से कंपेयर करें तो आई थिंक चीपेस्ट में से कुछ वी आर वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे मेडिसिन आज भी जो है वो अफोर्डेबल है। सर बिल्कुल, मैं अपने लास्ट सवालों की तरफ आऊँगा कि दवाओं के क्या आगे प्लान्स हैं? कोई डॉक्टर वगैरह भी साथ में लेकर आ रहे हैं अपने फार्मेसीज के अंदर? क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी डॉक्टर्स भी जो हैं वो जनरल फिजिशियन आजकल मोहल्ले से बंद होते जा रहे हैं। पता नहीं कि पहले मोहल्ले में जो 10-12 क्लिनिक्स होती थी, अब वो सारी ख़त्म होकर जो है वो कुछ हॉस्पिटल्स की शिफ्ट ज़्यादा देखते हैं। पहले हम कल्चर देखते थे कराची के अंदर ख़ास तौर पे कि जगह जगह क्लिनिक्स होती थी, वहाँ एक जनरल जो है वो डॉक्टर बैठा करते थे। अब वो शायद हम क्लिनिक्स में जाना बंद कर दिए। तो कोई ऐसे प्लान्स और स्केलेबिलिटी के क्या प्लान्स हैं आपके स्केल करने के? डेफिनेटली वी डू हैव प्लान्स, और कोशिश कर रहे हैं हम के कुछ पार्टनर्स के साथ मिलके इस स्पेस के अंदर काम करें। लैब की फैसिलिटी हम कुछ पार्टनर्स के साथ मिलके ऑफर कर रहे हैं अपनी कुछ लोकेशंस के ऊपर, एंड डॉक्टर्स का भी डेफिनेटली वी डू हैव प्लान। और शायद आपको इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ डॉक्टर की फैसिलिटी भी दवाओं के डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर अवेलेबल होगी। ये रिक्वेस्ट हमारे पास रेगुलर बेसिस के पे आ रही है। लोग वॉक इन करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ, और उनकी कोशिश होती है, जो एक टिपिकल तरीका होता था, मेडिकल स्टोर पे गए और जाके बताया है, उसने किताब से खोल के दिखा के बता दिया कि ये हुआ है, खांसी चल रही है तो मुझे बता दो, तो उसने पता काटा और काट के सुबह दोपहर शाम ये 3 पुड़ी बना के जो है ना आपको दे दी है। तो हम ऑब्वियसली बीइंग एथिकल ऑपरेटर वो काम तो नहीं कर सकते, और अलाउड नहीं होते हमारे लोग भी जो है। सो उसको आप कह लो कि कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एंड टू फैसिलिटेट पीपल ऑफ कराची, वी डू हैव प्लान के हम कुछ मेडिकल सेंटर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एंड डॉक्टर्स भी हमारी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। तो वी आर गोइंग टू सी मच मोर थिंग्स के आपके दवाओं की तरफ से, और ग्रोथ हम अच्छी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारा टाइम दिया और काफ़ी कुछ हमें जो है वो दवाओं के बारे में सुनने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी सवालात हो, कोई कमेंट्स में आपने कुछ पूछना हो, तो आई विल रिक्वेस्ट सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका जवाब दे दें। तो आप कमेंट में लाजमी उससे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फुल वीडियोज़ के लिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।